हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में। क्या आपको 2021 में इस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फुल ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पूरा एकदम रिव्यू दूंगा और अपना भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में जानना है तो आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाएंगी और मैं इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो, बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो और मनी से रिलेटेड वीडियो बनाता ही रहता हूं। तो अब बढ़ते हैं इस वीडियो पे। दोस्तों, आपके बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इस वीडियो को मैंने पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जिस भी चैप्टर पे आपको जाना है, सिंपली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से। एयरटेल पेमेंट बैंक सितंबर 2016 में इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। ये पहला पेमेंट बैंक है जो इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया था। गाइस, बात की जाए पेरेंट कंपनी की, तो इसमें दो कंपनियों का इन्वेस्टमेंट है। 80% इस पे शेयर है एयरटेल भारती का और 20% शेयर है इसमें कोटक महिंद्रा बैंक का। तो एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक था जो अभी भी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको 3 टाइप के सेविंग अकाउंट मिल जाते हैं। पहला नॉर्मल सेविंग अकाउंट, दूसरा भरोसा सेविंग अकाउंट और तीसरा 1 2 3 रिवार्ड सेविंग अकाउंट। जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसमें जीरो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है, आप नो मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस कर सकते हैं। भरोसा सेविंग अकाउंट में आपको 500 रुपये मेंटेनेंस करना होता है और जो 1 2 3 रिवार्ड सेविंग अकाउंट होता है इसमें आपको 299 रुपये का चार्ज पे करना होता है। आज की इस वीडियो में जिस अकाउंट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में हम बात करेंगे। जितने भी चार्जेस, रेट्स, जो भी लिमिट्स वगैरह बताऊंगा वो केवल नॉर्मल सेविंग अकाउंट के बारे में ही होगा, क्योंकि इस सेविंग अकाउंट को हर कोई अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इसमें जीरो बैलेंस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। बात करते हैं आप अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करा सकते हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट। इसके लिए आप रिटेलर पॉइंट पे जा सकते हैं, अपने नियरेस्ट जहां पास एयरटेल की सिम कार्ड मिलती है वहां पास जाके भी अपना एयरटेल का सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं, या फिर आप वीडियो केवाईसी के थ्रू भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं खुद से। इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, रिक्वायरमेंट क्या क्या है सेविंग अकाउंट ओपन कराने की। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपकी एज 18 होनी चाहिए। गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एयरटेल पे अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको एयरटेल की सिम कार्ड चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास कोई भी सिम कार्ड हो, आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरटेल की सिम कार्ड होनी चाहिए। आप एक पेमेंट बैंक ओपन करा रहे हैं, रिचार्ज नहीं करा रहे हैं कि आपके पास एयरटेल की सिम कार्ड होगी तभी होगा। आप किसी भी सिम कार्ड से एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। मेरे पास जियो की सिम कार्ड है, मैं फिर भी यूज कर रहा हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक। चलिए गाइस, बात करते हैं बेनिफिट्स एंड फीचर के बारे में कि आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स एंड फीचर मिलते हैं। तो गाइस, अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको इसमें फ्री 0 रुपये का चार्ज देना होता है, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। गाइस, ये मिनिमम बैलेंस, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता, क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है तो आप इसमें जीरो बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि इतना बैलेंस आपको मेंटेन करना ही होगा। बात किया जाए गाइस बैंकिंग पॉइंट के बारे में, तो इसका इंडिया के अंदर 5 लाख से ज़्यादा बैंकिंग पॉइंट्स है। मतलब आपको जगह जगह नुक्कड़ कोने पे आपको बैंकिंग पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और जो ही एयरटेल का रिटेलर है वही इसका बैंक अधिकारी है, आप वहाँ पर जाके कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट वगैरह करा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि इसका इंडिया के अंदर कोने कोने पे बैंकिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं। गाइस, बात किया जाए ब्याज दर या फिर इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो आपको इसमें एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपए तक का मेंटेन करते हैं तो आपको 2.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मेंटेन करते हैं तो आपको 6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इसमें जो लिमिट है सेविंग अकाउंट की गाइस 2 लाख रुपए तक की है कि आप 2 लाख रुपए दिन का मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मेंटेन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलेगा, जो कि एनुअल तो होता है लेकिन मंथ में आपके सेविंग अकाउंट पे ऐड कर दिया जाता है। गाइस, अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक पे सेविंग अकाउंट, तो इसमें आपको एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस बीमा मिलता है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए तक की। अगर इन केस
जो अकाउंट होल्डर है उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो जो नॉमिनी होगा उसको 1 लाख रुपए तक का जो बीमा होगा उसका अमाउंट मिल जाएगा। तो सेविंग अकाउंट ओपन कराने पे आपको पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। गैस बात की जाए वर्चुअल कार्ड के बारे में तो आपको इसमें मास्टर कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि इस पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, सभी को पता है। तो आपको इसमें वर्चुअल कार्ड के रूप में मास्टर कार्ड मिलता है, जिसका यूज आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए भी आप मास्टर कार्ड का यूज कर सकते हैं। गैस एयरटेल पेमेंट बैंक पे आपको फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलता है, इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने IMT कार्डलेस कैश विड्रॉल की सर्विस लॉन्च कर दी है। इंडिया के अंदर 1 लाख प्लस ATM है, उनमें ये सर्विस इंस्टॉल कर दी गई है। IMT कार्डलेस कैश विड्रॉल क्या होता है कि आपके पास एयरटेल का थैंक्स ऐप है, उसके जरिए आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। आपको नियरेस्ट ATM पॉइंट पे जाना होगा जहां ये सर्विस अवेलेबल है, वहां आप जाएंगे तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। वहां पास आपको एयरटेल पे थैंक्स एप्लीकेशन ओपन करना होगा, QR वगैरह स्कैन करना होगा, उसके बाद आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश सेंड भी कर सकते हैं। बैंकिंग जो सुविधा होती है, अगर आपको ऑफलाइन कैश निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। गाइस IMT कार्डलेस कैश विड्रॉल के बारे में मैं जरूर वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रोसेस होती है ATM मशीन पे जाके। अभी लॉकडाउन वगैरह लगा इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, जैसे ही सर्विस ऑन होगी तो मैं जाकर आपको जरूर दिखाऊंगा। तो एक प्लस पॉइंट है, तो ये सारे बेनिफिट्स एंड फीचर मिल जाते हैं आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर। चलिए गाइस बात करते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे आपको क्या क्या चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अगर आप अकाउंट ओपनिंग कराते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपए का चार्ज देना होगा, लेकिन ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है, आपके पेमेंट बैंक पे डिपॉजिट कर दिया जाएगा रिटेलर के द्वारा, तो इस हिसाब से 0 रुपए का चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आप एयरटेल थैंक्स ऐप के जरिए कैश डिपॉजिट या फिर लोड कैश करते हैं तो इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, बिल्कुल फ्री है। अगर आप वहीं किसी बैंकिंग पॉइंट पे जाके कैश डिपॉजिट या फिर लोड कैश करते हैं तो इसमें आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। पहले तो 25,000 रुपए तक का बिल्कुल फ्री है। अगर आप 0 से 25,000 रुपए तक के बीच में कैश डिपॉजिट या फिर लोड कैश करते हैं बैंकिंग पॉइंट पे जाके, किसी भी नियरेस्ट कोई भी बैंकिंग पॉइंट हो एयरटेल पेमेंट बैंक का, वहां पर जाके करते हैं 0 से 25,000 के बीच में, तो ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। अगर आप 25 से 50,000 रुपए तक के बीच में करेंगे तो इसमें आपको 0.5% का चार्जेस देना होगा। ये चार्जेस उस हिसाब से कटेंगे जिस हिसाब से डिपॉजिट अमाउंट होगा। वही बात रही अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा का करते हैं कैश डिपॉजिट या फिर लोड कैश किसी बैंकिंग पॉइंट पे जाके नियरेस्ट, तो यहाँ पास आपको 0.75% का चार्जेस देना होगा। तो इस हिसाब से चार्जेस लगते हैं कैश डिपॉजिट या फिर लोड कैश करने में किसी बैंकिंग पॉइंट पे जाने पे। चलिए गाइस बात करते हैं कैश विड्रॉल पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। 10,000 रुपए तक का आप पर मंथ फ्री कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा का अमाउंट ट्रांजेक्शन करते हैं कैश विड्रॉल के थ्रू तो इसमें आपको 0.65% का चार्जेस देना होगा। गाइस जैसा कि आपको पता है एयरटेल पेमेंट बैंक पे कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध है IMT की, तो ये बिल्कुल फ्री है। आप किसी भी नियरेस्ट ATM मशीन पे जाके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। इसके बारे में मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा। तो दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर आपको AEPS की सुविधा मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि आप आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं किसी भी नियरेस्ट कियोस्क पे जाके। तो इसमें आपको जो लिमिट मिलती है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपको 2 ट्रांजेक्शन पर डे मिलते हैं, मतलब आप 2 ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं। इनमें जो लिमिट होती है 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन होती है, तो इस हिसाब से आप पर डे 20,000 रुपए तक का निकाल सकते हैं 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से। और जो मंथली लिमिट की बात की जाए तो आप मंथली मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का ही निकाल सकते हैं, और जो लिमिट होती है 10 ट्रांजेक्शन पर मंथ होती है। तो आप पर मंथ 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो अमाउंट की लिमिट होती है 50,000 रुपए तक की ही होती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा अगर आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं किसी नियरेस्ट कियोस्क में जाकर। तो दोस्तों अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके पेमेंट करते हैं IRCTC वेबसाइट पे, तो इसमें आपको 1.8% का चार्जेस देना होगा। जिस हिसाब से टिकट होगी उस हिसाब से आपको चार्जेस देना होगा। तो अगर आप एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का यूज करते हैं ट्रेन टिकट बुक करने में तो इसमें आपको चार्जेस देना होगा। अगर आप पेमेंट मोड सेलेक्ट करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक को, तो गाइस बात की जाए फंड ट्रांसफर पे लगने वाले चार्जेस के बारे में, तो UPI बिल्कुल फ्री है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और आपको पता है कि एयरटेल पेमेंट बैंक पे 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं
पर 24 आवर्स के अंदर यूपीआई के थ्रू, मतलब 20 ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। यूपीआई बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से एयरटेल पेमेंट बैंक पे पैसे ट्रांसफर करते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक से अदर बैंक पे अगर आप एनईएफटी के थ्रू पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जहां बात की जाए आईएमपीएस की, तो इसमें आपको 1% का चार्जेस देना होता है। अब जो रूल आ गया है आईएमपीएस के लिए, वो आरबीआई के अनुसार ही चार्जेस लगते हैं। जिस हिसाब से आईएमपीएस के थ्रू आरबीआई के चार्जेस होते हैं, उस हिसाब से ही एयरटेल पेमेंट बैंक पे अप्लीकेबल होते हैं। तो गाइस, जो भी मैंने सर्विस एंड चार्जेस बताए थे, ये आपके एयरटेल पेमेंट बैंक पे ही अप्लीकेबल होंगे, किसी अन्य पेमेंट या फिर वॉलेट के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यही सर्विस एंड चार्जेस हैं। हो सकता है कुछ एडिशनल चार्जेस हैं जो कि छूट गया, तो आप नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी मैंने अपनी ओर से सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। गाइस, एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे आपको एसएमएस चार्जेस भी कट होता है, जो कि 12 रुपए का अमाउंट होता है। पर क्वार्टर के हिसाब से डिडक्ट कर लिया जाता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए साल में, तो 48 रुपए प्लस जीएसटी वगैरह कट होता है। एसएमएस चार्जेस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसे डिसेबल करते हैं। एसएमएस चार्जेस क्वार्टर के हिसाब से कट होता है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट से 12 रुपए पर क्वार्टर प्लस जीएसटी। चलिए गाइस, अब बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट की लिमिट के बारे में। तो इसमें मिनिमम कैश डिपॉजिट जो अमाउंट है 10 रुपए है, वहीं आप मिनिमम जो कैश विड्रॉल का अमाउंट है वो भी 10 रुपए है। अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू, एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू अगर आप फंड ट्रांसफर करते हैं, तो जो मिनिमम बैलेंस है वो 10 रुपए है। मतलब आप 10 रुपए से नीचे का नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, आपको 10 रुपए ही करना होगा। तो जो कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और फंड ट्रांसफर की जो लिमिट है 10 रुपए की गई है। अगर आप डेबिट कार्ड को यूज करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, तो इसकी जो लिमिट है गाइस, ये 25,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन है। मतलब आप डेबिट कार्ड को यूज करके 25,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जो इसका मास्टर कार्ड मिलता है ना वर्चुअल, इसका यूज करके। वहीं गाइस, बात की जाए कैश विड्रॉल की लिमिट के बारे में, तो आप मैक्सिमम 25,000 रुपए पर ट्रांजैक्शन का कैश विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं गाइस, बात की जाए कि आप मैक्सिमम कितना रुपए रख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे, तो 1,95,000 रुपए आप रख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे। इसकी वेबसाइट पे 2 लाख रुपए दिखाया गया है, लेकिन अप टू दिखाया गया है। मैंने यूज किया है 1,95,000 रुपए तक का आप मेंटेन कर सकते हैं। ये जो लिमिट है गाइस, पर डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से नहीं है, पर डे आप 1,95,000 रुपए रख सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट पे। गाइस, बात की जाए कि आप मंथली कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कुल, तो आप 10,000 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट पे मैक्सिमम। पर मंथ की बात की जाए, ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, ना कि नंबर ऑफ अमाउंट। गाइस, अगर आप 50,000 रुपए से ट्रांजैक्शन ज़्यादा का करते हैं, तो आपको 2,000 ट्रांजैक्शन ही मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से, डेबिट कार्ड के लिए या फिर नेट बैंकिंग के लिए। अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट से, तो आप 2,000 ट्रांजैक्शन ही कुल कर सकते हैं। गाइस, आप पर डे 15 बार एयरटेल से अनदर बैंक पे पैसे भेज सकते हैं, जो इसकी लिमिट है 15 ट्रांजैक्शन की है। वहीं बात की जाए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, मास्टर कार्ड यूज करने की जो लिमिट है पर डे के हिसाब से, वो भी 15 बार है। मतलब आप 15 बार मास्टर कार्ड को यूज कर सकते हैं, मतलब 15 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट थी गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट की थी, ये लिमिट जो मैं बताया हूँ, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाकर रीड कर सकते हैं। चलिए गाइस, बात करते हैं कस्टमर सर्विस के बारे में, क्योंकि किसी भी पेमेंट बैंक या फिर किसी भी बैंक का सबसे मेन पॉइंट होता है कस्टमर सर्विस। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम जाती है, ट्रांजैक्शन वगैरह पेंडिंग पे चला जाता है, तो कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कितना कन्वीनियंट है इनकी सुविधा। तो अगर बात की जाए, अगर आपके पास एयरटेल की सिम कार्ड है, तो आप 400 डायल करिए, आप सीधे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जो सर्विस ओपन का टाइम मैं आपको बता दूं, 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे रात तक ही है। इसके बीच में भी आप कॉल करके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका जो ईमेल है, इस पे आप 24/7 आवर्स का सपोर्ट मिल जाता है। ईमेल आईडी है bcare@airtelbank.com। इस पे आप मेल रख सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो अपना आप लिख सकते हैं, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। मेल पे रिप्लाई आने पे 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास दूसरा सिम कार्ड है, कोई जियो वगैरह फिर अदर ऑपरेटर का, तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको उसी नंबर से करना होगा जिस पे आपका पेमेंट बैंक है, उसके बाद आप बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। लेकिन जो कस्टमर सर्विस है गाइस, उतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोचते हैं।
आपको कॉलिंग करने पे प्रॉब्लम जाएगी। कभी कभी इनके कस्टमर केयर लेट रिस्पॉन्स करते हैं और जो होल्ड में बहुत ज़्यादा कॉल रखते हैं। अगर आपको कहीं पनवेल वगैरह निकलना जाना है तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आपका काम नहीं हो पाएगा। तो अगर कस्टमर सर्विस की बात की जाए तो 3 स्टार की रेटिंग देना चाहता हूँ। उतनी भी बुरी नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस है उनके लिए अच्छी है, और जो पहली बार कॉल करेंगे उनको थोड़ा सा कचड़ा दिखेगा, भंगार दिखेगा। तो 3 स्टार की रेटिंग बी ऑनेस्ट मैं देना चाहता हूँ। इनको अपनी कस्टमर सर्विस पे वर्क करना चाहिए, ईमेल सपोर्ट पे जल्दी रिप्लाई करना चाहिए, एप्लीकेशन पे भी इनको रखना चाहिए कॉन्टेक्ट एंड सपोर्ट का फीचर, जो कि अभी नहीं है। चलिए गाइस, अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। मेरा क्या ओपिनियन है एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट को लेकर। गाइस, इसमें कुछ मुझे माइनस चीजें लगी, जो कि इसका डेबिट कार्ड अवेलेबल नहीं है फिजिकल, इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, जो कि मुझे माइनस पॉइंट लगा। लेकिन जो प्लस पॉइंट है, इसमें आपको बीमा वगैरह मिल जाता है, इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा मिल जाता है, जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ये प्लस पॉइंट लगा। अब उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको जाना है कि नहीं। मैं आपको एक बेटर वे बता देता हूँ। अगर आपको केवल यूपीआई ट्रांजेक्शन करना है, ऑनलाइन यूजेस के लिए केवल वर्चुअल कार्ड चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप केवल इसे प्राइमरी बैंक के रूप में ना देखें, क्योंकि ये पूर्ण बैंक नहीं है। इसमें चार्जेस वगैरह जो लग रहे हैं आपका सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। रही बात मेरी, तो मैं इसे सेकेंडरी यूज करता हूँ। यूपीआई ट्रांजेक्शन वगैरह जो मुझे करने होते हैं तो इस बैंक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं इसका यूजर हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन केवल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर कह सकते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए। अगर मुझे IMPS का यूज करना होता है, NEFT का यूज करना होता है, तो मैं फिजिकल बैंक के साथ जाता हूं, या फिर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जो भी मैंने पॉइंट कवर किए, उस हिसाब से आप खुद ही चूज कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है कि क्या आपको एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ जाना चाहिए। जो भी मैंने पॉइंट कवर किए हैं, इसकी वेबसाइट से या फिर विकिपीडिया, कस्टमर सपोर्ट, इधर उधर रिसर्च करके इंटरनेट से मैंने लाए हैं। कैसे लगी ये वीडियो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी आप बताइए कि क्या आप एयरटेल पेमेंट बैंक पे अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना चाहेंगे कि नहीं 2021 में। सारी चीजें आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सारी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे मिल जाएगी, जो भी इससे रिलेट करेंगी, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम बीस्ता।